सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है हमें, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखनी है? याद है, बताया था मैंने कि शॉर्टकट भी मेथड यूज करना है, पेपर में हमारे पास टाइम लाइक बचाना है हमें, ठीक है। और मैंने कहा था एक माइंड मैप बनाना है, लाइक फॉर्मुले कॉन्सेप्ट सारे लिखो एक जगह पर, जहाँ जो भी चैप्टर आप रिवाइज करते हो, क्योंकि अगर वो सारे कॉन्सेप्ट माइंड में हैं तभी फिर रिलेट करके क्वेश्चन हम समझ पाएंगे भाई, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन दिया हमें, अच्छा मैंने इंटरसेप्ट समझा दिया था ना लास्ट क्लास में बेटा, क्या होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सर्कल विद द लाइन, है ना, याद है? एक सर्कल है हमें और एक लाइन दे रखा है, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा बाय द लाइन ऑन द सर्कल, तो ये होगा, राइट। इसकी लेंथ को बोल देते हैं इंटरसेप्ट ए बी। और हमने रिलेशन पढ़ा था कि सेंटर से एच कॉमा के, हमें रेडियस तो पता होगा ही, और किसी भी सेंटर वाले पॉइंट से जो नोन पॉइंट है वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन तक का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, राइट, याद है? ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड के अंदर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। और हमें पता है कि जो ए बी की लेंथ होगी वो x का ट्वाइस होगा, तो इंटरसेप्ट की अगर लेंथ निकालनी है तो दैट इज गिवन बाय 2x, यानी कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके। लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी अगर सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था कि अगर ऐसे लर्न कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी गिवन है और हमें इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होता है भाई, 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी, और सेम चीज अगर बाई एक्सिस पर है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कर लिया था ना हमने लास्ट क्लास में भी, यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके लिख लो। हाँ, फॉर्मूला लर्न नहीं है, याद नहीं आ रहा तो करोगी, जो मैंने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई याद रखना है, ताकि मतलब मेथड भी पता होगी कि कैसे आया था ये। पर अगर फॉर्मूला लर्न कर लिया डायरेक्ट करके तो ज़्यादा बेटर है कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आया, लेट्स से दिया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द टेंजेंट, sorry, the sum of the square of the sum of the squares of the length of the chords intercepted on the सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, उसको देखकर हम सेंटर और डायरेक्टली रेडियस समझ में आ गया क्या होगा। बाय द लाइंस, बाय द लाइंस, लाइंस कुछ ऐसी दी हुई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल एन, जिसमें एन क्या है हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एन क्या है यहाँ पर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो बताना है कि उन सबका स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगा, जितने भी इंटरसेप्ट बनेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा फिगर बना ले, कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, एक सर्कल बनाया हमने जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 4 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुछ लाइन बनानी है ऐसी, लाइन क्या है हमारी भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आप 1 रख दोगे, 2 रख दोगे, 3 रख दोगे, ऐसे बहुत सारी लेनी लाइन्स। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो क्या आएगा भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक ये लाइन बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक ये लाइन बनेगी, एक 3 बनेगी, ऐसे ही चलता जाएगा, राइट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 रखकर अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी भाई, 0 1 और 1 0 से पास होगी ना। तो पहला इंटरसेप्ट तो ये हो गया ए बी, फिर इसी तरह से 2 2 लोगे पॉइंट। तो ये बात सभी को समझ आ रही है, सारी लाइन पैरेलल आएंगी, ये क्लियर है भी सभी को? बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो ऐसे लाइंस बनेंगी हमारी। तो अब ये जितने भी इंटरसेप्ट्स हैं, मतलब ए बी, फिर मान लो सी डी, ऐसे ई एफ, इस तरह से इन सभी की लेंथ्स का स्क्वायर का सम करना है। तो पहले तो इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्या होगी, तो इंडिविजुअली निकालूं या क्या करूं? पहले अगर मान लो मैं जर्नल केस लेता हूं, लेट्स से अगर मैं इंडिविजुअली निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा,
एक एक की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और पता नहीं कहाँ तक आएगा, 5 5 6 6 देखना पड़ेगा कहाँ तक आएगा। तो क्या करूं मैं? सबसे पहले मुझे पता है कि लाइक सेंटर जो है 0 0, वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेट्स से ये सारे परपेंडिकुलर हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मुझे पता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये बात क्लियर है। तो कॉर्ड जो है उसकी लेंथ मान लेते हैं, जर्नल केस मान लेते हैं, लेट कॉर्ड की जो लेंथ है वो मान लेते हैं पी मान लेते हैं, लेट कॉर्ड लेंथ, जर्नल केस ले रहा हूं अभी मैं मान लेता हूं पी है। तो लेट से पहला केस ही ले रहा हूं मैं, ये ओ है, तो और ये मान लेते हैं एम पॉइंट है। तो मुझे बताओ ए एम क्या होगा? ए एम पी बाई टू होगा, राइट? ये क्लियर है? ए एम की वैल्यू पी बाई टू होगी, और ये कितना होगा? ओ ए कितना होगा? ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना था भाई? 4 4, ठीक है। तो यानी मुझे ए ओ भी पता है कितना है, 4 है, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहेंगे? ओ से लेकर एम तक, ओ से लेकर एम तक मैं निकाल सकता हूँ ना लेंथ, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट का लाइन से। लाइन क्या है? लाइन की इक्वेशन जनरली क्या थी भाई? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन थी। तो और पॉइंट क्या है? 0 0, तो मॉडल्स में 0 इंटू ए, एक्स वन इंटू ए, फिर वाई वन इंटू ए बी होगा, और प्लस सी, सी मतलब नेचुरल नंबर माइनस एन लिख दो इस तरह से, और डिवाइड में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ गया भाई, वो एम की वैल्यू आ गई एन डिवाइड बाय रूट टू। ये ठीक है सभी को? क्लियर है? ये मैं जनरल केस ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, मैं इंडिविजुअली एक एक करके निकालूंगा। ठीक है भाई? अब इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगा दो रिलेशन, क्या होगा भाई? रेडियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 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 किसका स्क्वायर कर दें हम? इसका, एन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, इसका रूट हमारा क्या होगा? पी बाई टू होगा। ये क्लियर है? ये ठीक है भाई? यहां तक बेटा बताओ सभी को क्लियर है? बताओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, और कौन से ट्रायंगल में? ए एम ओ में। ए एम ओ में ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया जो लेंथ है मेरी, हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ जो कि है ए एम। तो ए एम अगर पी बाई टू है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हाइपनस माइनस ओ एम का स्क्वायर का रूट। ये ठीक है भाई? यस सर। अब आपको एन पता है यार, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखते रहो, 1 से 2 3 4, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि जो हम सोच रहे थे कि पहले कहाँ तक जाना है, वो अब रूट देखकर समझ में आ रहा है कि एन की वैल्यू ऐसे लेनी है कि भाई वहां तक जाएगी जहां तक ये रूट के अंदर नेगेटिव ना आना स्टार्ट हो जाए। तो बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी? अच्छा, इस 2 को भी हटा दो यहाँ से, पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 16 माइनस एन स्क्वायर बाय 2, ये आ गया भाई। तो बताओ क्या आएगा? पहला P1 लिख देता हूं, पहली वाले कॉर्ड की लेंथ जो आएगी वो क्या होगी? जब n 1 पुट करोगे तो n 1 पुट करके क्या आएगा? बताओ भाई। अच्छा, हमें करना क्या है? हमें तो स्क्वायर करना है ना, हमें फाइंड क्या करना है? उसने हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ बोल दिया भाई, क्या बोल दिया? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ। तो यार स्क्वायर ही कर दो, P लेना ही नहीं है हमें, तो हम सोच रहे हैं P की वैल्यू निकालें, P स्क्वायर ही करना है, हटा दो। P स्क्वायर क्या आएगा? 2 द स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स 16 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, ये आ गया P स्क्वायर। अब आपको समेशन करना है इन सारी लेंथ का स्क्वायर का, तो मतलब P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा जितना भी जाएगा। और हमें पता है कि ये वाला अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जहां जैसे ही नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा छोड़ देंगे हम। तो P1 बताओ क्या आएगा? 4 टाइम्स 16 माइनस 1/2। 2 के लिए क्या होगा? 4 टाइम्स 16 माइनस 4/2 प्लस 4 टाइम्स 16 माइनस 9/2, 4 टाइम्स 16 माइनस 25/2, 25/2 अभी भी स्टिल 12.5, यानी 16 से कम है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? अगर मैं 6 लूंगा तो 36/2 18 आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। बस यहीं पे रुक जाएंगे। क्लियर है? आया नहीं सभी को समझ में? फिर अभी कॉर्ड का
जो लेंथ थी उनका स्क्वायर का सम आ गया है। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो मतलब इसमें हमने क्या यूज करा, वही जो मैंने बताया था कि अगर सेंटर से हम जो देखो मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया था, अब किसी बच्चे ने अगर ये समझा ही नहीं था ये वाला कि ये लगाना है, मतलब पेपर में दिमाग में इतना आता नहीं है कि भाई कैसे रिलेशन बनाए, वैसे तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसे बना सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। लेकिन अगर आपने सिर्फ डायरेक्टली ब्लाइंडली ये फॉर्मूले लर्न कर लिए कि एक्स इंटरसेप्ट पे कितना लेंथ होता है, वाई इंटरसेप्ट पे लेंथ कितना होता है, मेथड नहीं समझा कि आया कैसे था, तो इस वाले क्वेश्चन में अटक जाओगे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो निकाल ही नहीं रही, तो लाइक नॉर्मल एक जनरल केस लेकर हम निकाल रहे हैं, तो ये आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो याद रखने हैं। क्या क्या? जब भी हम किसी सर्कल को रिप्रेजेंट या कर्व को, जब 2 डिग्री वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एस इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। यहाँ पर मैं सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एस मतलब पूरा पूरा इक्वेशन, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो जब इस पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो बस शॉर्ट में एस लिख देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ एस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं x1 y1, लेट से कोई पॉइंट है p, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, s1 बोल देते हैं। क्या आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा s1। और एक होता है t, t कैसे निकलेगा, t कैसे निकलेगा, t फॉर एनी पॉइंट ले लिया, लेट से फॉर पॉइंट x1 y1। तो अगर t की वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू होगा तुम्हारा क्या, x1, मतलब x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे, x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 से, और 2gx को रिप्लेस कर दो किससे, g टाइम्स x प्लस x1 से, f टाइम्स y प्लस y1 से, और c का कुछ नहीं करते, c को c रखेंगे। ये t की वैल्यू हो गई एट x1 y1। अब क्या मीनिंग है इनका, t का मीनिंग क्या है, s1 का मीनिंग क्या है, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये भाई याद रखनी है, बार बार आएंगे, बार बार यूज करेंगे इनका। क्लियर है, याद हो गए? एस तो सिंपल है, S1 भी सिंपल है, हमने x1 y1 से बस रिप्लेस कर दिया। लेकिन जो t लिखा है उसमें देखो कैसे लिखा है मैंने, x का जो स्क्वायर था उसको x x1 से लिखा, y स्क्वायर को y y1, जो 2gx था उसमें 2 हटा दो, बस g टाइम्स x प्लस x1 और f टाइम्स y प्लस y1, और c का कुछ नहीं करना। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जब फॉर्मूले करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है रिमेंबर करना, नहीं तो क्या होता है अगर ये याद नहीं करा और हर केस के लिए अलग अलग याद कर रहे हैं तो बहुत सारे लाइक फॉर्मूले बन जाएंगे, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या लगाना है। अगर स्टैंडर्ड नोटेशन याद रख ली तो थोड़ा सा जब कोई बोलता है कि टी का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया एस इक्वल टू 0, तो तुम समझ जाते हो यार एक सर्कल है वो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये समझ जाएंगे हम, हमें पूरी पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। S1 का मीनिंग समझ जाएंगे हम, t का मीनिंग, t इक्वल टू 0 लिखा किसी ने तो वो समझ गए क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आता है, अगर मुझे मान लो एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल पर टेंजेंट की ये टेंजेंट बनाई हुई है, ये एक टेंजेंट है जिसका स्लोप कितना है, टेंजेंट स्लोप है लेट्स से m। तो अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब कोई कहेगा सर स्लोप पता है, देखो इसको लेंदी मेथड से भी करा जा सकता है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला लर्न कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर लिखनी है, लेकिन आपको क्या दे दिया, बस स्लोप दिया हुआ है कि एक सर्कल के ऊपर सर्कल भी दिया होगा और टेंजेंट का स्लोप दे रखा है, और बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है उसका फॉर्मूला है क्या, y माइनस, वैसे y माइनस वाई वन इक्वल टू होता था, आपको याद है क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही होगा ना भाई, यस सर। है ना भाई, किसी भी टेंजेंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ये होता था। तो या तो मैं क्या करूं, मतलब वो जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करते थे क्या, कि पहले अच्छा इसमें तो पॉइंट भी गिवन नहीं है, पॉइंट तो पहले निकालना पड़ेगा, पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, तो ये तो और लेंदी होगा कि पहले एक टेंजेंट है जिसका स्लोप सिर्फ हमें गिवन है m, तो पहले उसको ऐसी इक्वेशन माननी पड़ेगी उसकी mx प्लस c, ऐसी इक्वेशन है।
वो सर्कल को पहले कहाँ टच करती है वो निकालो, ये पॉइंट। उस पॉइंट के बाद निकलने के बाद वो कुछ वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, एम सी की फॉर्म में आएगा। फिर मुझे सर्कल का सेंटर जो गिवन होगा एच कॉमा के, वहां से मैं ये रिलेशन लगाऊंगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है एच के का इस पॉइंट से जो भी आएगा यहाँ पर, वहां से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। फिर एक रिलेशन बनेगा और जहां से फिर आंसर आएगा हमारा। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली लर्न करना है कि किसी भी लाइक अगर आपको टेंजेंट का स्लोप गिवन है m और सर्कल की इक्वेशन पता है, सर्कल मान लो ऐसा है, सिंपल वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 है। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, y इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिख लो डायरेक्टली, ये लिख दो। ये तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा निकालने में, तो ये डायरेक्टली लिख लो। अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी है तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, जिसका स्लोप कितना है, m है, ठीक है। मतलब बेसिकली जब c की वैल्यू निकालोगे तुम, c की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, क्या कहते हैं, r रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सर ये दो कैसे आ गए, क्योंकि एक प्लस लिखा हुआ है एक माइनस लिखा हुआ है। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है लॉजिकली कि दो प्लस माइनस वाली दो टेंजेंट अलग अलग क्यों आएंगी, ये क्लियर है भाई। एक टेंजेंट ऐसे भी तो बन जाएगी जिसका स्लोप m है, क्लियर है, क्योंकि सिर्फ स्लोप गिवन है ना, ये तो गिवन नहीं है कि कहाँ टच कर रही है किस पॉइंट पर। किसी एक यूनिक पॉइंट पे तो एक ही बनेगी, लेकिन अगर स्लोप गिवन है m तो दो पेयर, मतलब एक पेयर बनेगा पूरा टेंजेंट का, भाई दोनों पैरेलल होंगे आपस में, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो लॉजिकली समझ में भी आ गया कि प्लस माइनस क्यों लिया। अब आप सोच रहे हो कि सर सर्कल जो है ऐसा नहीं है, वैसे वाला है, क्या कहते हैं, जिसमें सेंटर 0 0 नहीं है, तब फिर क्या करें। मान लो सर्कल तुम्हारा फिर ऐसा है भाई, कैसा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल अगर, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप, जिसका स्लोप है m। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखनी है, थोड़ा सा ही चेंज है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। उस केस में ऐसे लिखेंगे y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस r टाइम्स रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बस थोड़ा सा चेंज ये कर दिया हमने, y की जगह y माइनस के लिख दिया, x की जगह x माइनस एच लिख दिया, क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, लिखना है तो लिखते भी चलो बेशक से, जल्दी जल्दी, सिर्फ फॉर्मूले अपने कॉन्सेप्ट लिख लो, लिखना है तो चले आगे। किसी को पूछना है इसमें कुछ, नो ठीक है, सर। ठीक है। अब आता है मान लो एक पॉइंट के ऊपर हमें पॉइंट है, लेट्स से p x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p पॉइंट पर, तो आप पता क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। अब t तुम्हें याद आ गया होगा क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो, याद है, ये वाला जो मैंने नोटेशन कहा था यूज करेंगे हम, ये लिख सकते हो। मतलब अगर तुम्हें सर्कल गिवन है ऐसा, तुम्हें गिवन है सर्कल ऐसा, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो बस क्या करो, x x1 y y1 g टाइम्स x प्लस x1 f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c लिख दो इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 रख दो तो तुम्हारी किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह से, क्योंकि अगर पॉइंट दिया हुआ है तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी कर्व पे हम उसमें निकालते थे, टेंजेंट नॉर्मल में डेरिवेटिव करूंगा सर्कल की इक्वेशन को, उसका y डैश निकालूंगा, y डैश में x और y अगर बच गया तो वहां पर ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 वो पुट कर दूंगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, y इक्वल टू क्या था, dy बाई dx x माइनस x1 प्लस y1। तो ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा t इक्वल टू 0 के सेम आएगा। अब सोचो ज्यादा इजी क्या है भाई, t इक्वल टू 0 रखकर सॉल्व करना या जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह से मैं टेंजेंट नॉर्मल बनाने बैठ जाऊं, इसमें बताओ कौन सा ज्यादा इजी है। t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 ना, तो मैंने कहा था ना फॉर्मूले मतलब लर्न करना जरूरी है,
लेकिन ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, मतलब निकल तो बहुत सारे तरह से जाएगा एक क्वेश्चन, पर एक है ना, फिर वही मैंने बोला था लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि आप सबसे डिस्कस जब मैंने करा था और जनरली होता है बच्चों के साथ कि मैथ्स में यार टाइम कम रह गया, मतलब आता तो और था लेकिन कर नहीं पाए, मतलब इतना टाइम मिला ही नहीं। तो मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम कंपैरेटिवली केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा तुम्हारा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चला करो और थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि कब कैसे करना है सॉल्व, तो ये बात अभी से ही पता होगा तो बेटर है, क्योंकि पेपर में तो यार मैं एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठूंगा ना कि भाई ये वाला मेथड से करूँ या ये वाले मेथड से, तो मुझे प्रैक्टिस करके पता है ये बात कि हाँ यार टी इक्वल टू जीरो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इतना झंझटबाजी में नहीं पड़ेंगे कि हम पहले वो सब सॉल्व करें। मुझे पता है निकाल लोगे तुम, सॉल्व कर लोगे, बट हमने देख लिया ना कि भाई टाइम 1 मिनट भी अगर बचता है तो 1 मिनट में तो एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ, है ना। तो एक मिनट में एक क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर, तो 5 मिनट में तो भी सोच लो 20 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, तो 5 मिनट भी 5-6 मिनट में मतलब 20 नंबर स्कोर करे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बहुत क्रूशियल है कि भाई टाइम जितना बचा लो, 2 मिनट भी बचा लो तो बहुत है। तो मैं हर हर बात मतलब ध्यान में रखकर इसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। टी में कैसे याद रखना है भाई, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, टू हटा दो, जी के साथ एक्स प्लस एक्स वन, एफ के साथ वाई प्लस वाई वन और प्लस सी, सी का कुछ नहीं करने, और इक्वल टू जीरो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है डायरेक्टली लिख दो एक बार में, मतलब एक ही बार में देखकर मैं पॉइंट डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो मान लो सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। जल्दी से बता दो इस पॉइंट पर 1, 2 पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बताओ तो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट की बताओगे क्या होगी, क्या लिख दूं, बोलो भाई जल्दी से। अब देख भी लो कितने सेकंड लगेंगे एक बार में लिखने में, जल्दी से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्स वन कितना है भाई, एक्स वन, ये रहा एक्स वन हमारा, ये रहा वाई वन, तो 1x लिखना है, 2y लिखना है, फिर आगे क्या लिखना है, माइनस का मैंने क्या कहा था, क्या लिखना है, g कितना है इसमें भाई, -2x में g कितना है हमारा, -1 -1, तो माइनस तो मैंने लिख ही दिया, यानी g हमारा मतलब जो माइनस के साथ 1 लिखना है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, x प्लस x1, तो x पता है x1 लिख दिया। फिर इसी तरह से f कितना है हमारा, 1/2 f कितना है, f यार f हाफ है, इसको आप कंपेयर करोगे 2fy से भाई, तो f तो कितना हुआ, हाफ हुआ ना, सर 1/2 ही बोलना है। हाँ 1/2 लिखना है, और y प्लस वाई वन, वाई वन कितना है 2, और c को कुछ नहीं करना, इक्वल टू जीरो। तो इतना लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ये बात समझ में आई। ये तो टेंजेंट का स्लोप निकाल कर फिर इक्वेशन लिखकर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लियर है। आधा मिनट भी मान लो चलो, फॉर 30 सेकंड या 45 सेकंड, तुम कहोगे सर जल्दी से निकल तो जाएगा वो भी, और 35 मतलब 30 या 45 सेकंड तो लग ही जाएंगे। डेरिवेटिव निकालोगे, शिफ्ट करोगे, पॉइंट पुट करोगे, स्लोप आएगा, स्लोप के बाद फिर इक्वेशन लिखोगे, कुछ बच्चों को तो 1 मिनट ही लग जाएगा लिखने में, क्लियर है, समझ में आया अभी। यस यस सर। अब ऐसा क्वेश्चन कह दिया किसी ने कि फाइंड ए की वैल्यू बताओ इफ y equal to 2x plus a is tangent to circle x square plus y square equal to 5। मैं कह रहा हूँ कि एक सर्कल है x square plus y square equal to 5 और ये उसकी टेंजेंट है, तो फिर a की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब वही अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूले लर्न नहीं करे हुए तो इस क्वेश्चन को वो बहुत लेंथी बना देगा, पूरा फिगर बनाएगा, हर चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें, और फॉर्मूला लगाना तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड में हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि अगर ये टेंजेंट है तो तुम्हें याद आ रहा है मैंने एक सर्कल जो पीछे लिखवाए थे फॉर्मूले, मैंने कहा था अगर सर्कल हमें गिवन है ये रहा, तो सर्कल में मैंने कहा था अगर स्लोप हमें गिवन है किसी लाइन का, ये फॉर्मूले लिखवाए थे भाई मैंने, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हमें सर स्लोप y पता is है equal m, to 2x plus 5। हाँ मैंने कहा था अगर स्लोप हमें पता है, हमें स्लोप इस लाइन का भाई देखकर ही पता लग रहा है ना कितना है, बता दो कितना है इसका स्लोप, 2 है। तो अगर स्लोप 2 है और ये जो सर्कल लिखा हुआ है सेंटर 0 0 वाला है, तो मैंने कहा था टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, याद है किसी को, y इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, mx जो हमारा mx हाँ क्या लिखा था mx प्लस माइनस
mx, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, mx प्लस माइनस r टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो भाई आप कह रहे हो ये टेंजेंट है, तो आपको बस क्या करना है, समझ में आ गया ना क्या करना है, आपको भाई कंपेयर करना है बस। इस सर्कल का रेडियस बता दो कितना है, √5। तो क्या क्या इक्वेशन बनी, मतलब ए का रिलेशन क्या बना, ए किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के ना। तो आर कितना बोला तुमने, √5, 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है भाई, 2 एम कितना है, 2 एम हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी √5 आ गया, तो प्लस माइनस क्या आ गया 5। अब अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप क्या करोगे, फिगर बनाकर वो सब चीजें लिखोगे, टेंजेंट की इक्वेशन, उसके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम, एक पॉइंट से टेंजेंट तक का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इक्वेट करोगे, फाइनली यही आएगा आंसर। मान लो तुम्हारी स्पीड भी बहुत अच्छी है तो 1 मिनट तो पक्का एक्स्ट्रा वेस्ट होगा तुम्हारा। क्लियर है बात। सर ये प्लस और माइनस कैसे देखेंगे कि प्लस वाला आएगा या माइनस? नहीं नहीं, इसमें तो दोनों पॉसिबल है ना, क्योंकि 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 भाई स्लोप अभी ऊपर डिस्कस तो करा था मैंने, स्लोप अगर 2 गिवन है तो हमें पता थोड़ी ना है, उसने तो बस टेंजेंट बोल दिया। तो मैंने कहा था स्लोप अगर गिवन है, सिर्फ स्लोप अगर गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम कोई एक स्पेसिफिक यूनिक टेंजेंट नहीं बता सकते, दो बनेंगे। क्योंकि अगर एक सर्कल गिवन है और उस पर आप टेंजेंट बना रहे हो और कह रहे हो आप सिर्फ स्लोप पता है हमें, पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, तो भी दो टेंजेंट बना सकता हूँ, इसलिए दोनों प्लस माइनस ये दोनों आएंगे इसमें। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि प्लस वाला कौन सा माइनस वाला कौन सा लेना है, दोनों ही पॉसिबल है इसमें। तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर गिवन हो तब हम बता सकते हैं कि भाई प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। क्लियर है। ओके सर। हाँ, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देंगे, तो मैं क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे और क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, बताओ कि जो टेंजेंट है वो इनमें से किस पॉइंट से पास हो रही है। तो तुमने प्लस वाले से भी लिख दी टेंजेंट, माइनस वाले से भी लिख दी, ठीक है, दोनों केस ले लिए। अब जो पॉइंट गिवन होंगे उन 4 में से, उन 4 पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो दो आपकी दो टेंजेंट आ रही है उनमें से किसी एक पे लाई कर रहा होगा। क्लियर है भैया, तो प्लस वाले पे लाई कर रहा होगा या माइनस वाले पे, तो तुम्हें फिर दोनों लिखकर अलग अलग देखना पड़ेगा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट। ठीक है, क्लियर है भाई। यस सर। नेक्स्ट है, ये भी तुम्हारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कह रहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल क्या दिया हुआ है, x² + y² = 1, इंटरसेक्ट एक्सिस एट a एंड b। तो कह रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस को जो टेंजेंट टू द सर्कल है, बताया नहीं कि कहां पर, बस कह रहा है कि a और b पे कट करता है, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इस बताना है क्या होगा। मतलब एक सर्कल है, पहले तो बना लो रफली थोड़ा सा फिगर, फिगर बनाना मतलब थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि समझ में आ जाता है कि वो कह रहा है। टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल दिख गया तुम्हें भाई सभी को, सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्सिस एट ए एंड बी। तो टेंजेंट जो बनानी है हमें, वो कह रहा है ए और बी पर कट कर रही है, कहीं पे भी बनाई होगी तो ये ए और बी, लेट्स से आगे जनरल केस ले रहा हूं मैं। अब वो कह रहा है कि ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट भाई सर्कल पर हो भी सकता है, नहीं भी, हम ऐसे नहीं कहेंगे पक्का होगा, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट आएगा, जो भी आएगा, उसका कह रहा है लोकस बताओ क्या होगा, वो मूव कर रहा होगा, तो वो मूव जिस शेप में कर रहा है वो बतानी क्या होगी, मतलब हमें एक क्वेश्चन बतानी है। तो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन गिवन है हमें, x² + y² - 16x² y² = 0, x² + y² - 2x² y² = 0, x² + y² माइनस का 4x² y² = 0, और एक है x² + y² = 2x²। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि लोकस जो होगा उस पॉइंट का, वो इनमें से किस पर लाई करेगा। तो क्या करें, कुछ समझ में, मतलब सबसे पहले क्या समझ में आया कि टेंजेंट टू द सर्कल, अब सर्कल किसी पॉइंट पे तो बोला नहीं उसने, तो कोई एक रैंडम पॉइंट मानते हैं जिसका हम लोकस निकालना चाह रहे हैं, वो पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान ले भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान रहा हूँ P। इस P पॉइंट पर हम ले रहे हैं, P पॉइंट को h, k ले लेते हैं। तो अगर h, k पर अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और सर्कल है ऐसा, x² + y² = 1, तो जल्दी से बताओगे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t = 0, क्या लिख दूं डायरेक्टली, जल्दी से बोलो। xh + yk = 1। x क्या लिखूं दोबारा, x h है ना,
यस सर, हाँ, प्लस वाई के आगे इक्वल टू 1। खत्म। ठीक है भाई, एक्स एक्स वन, वाई वन, और जी एक्स और एफ वाई वाली टर्म ही नहीं है, प्लस सी। ठीक है भाई, यस सर। ये ठीक है, सभी को आया समझ में? आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करिए, तो बता दो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगी? एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी? 1/x। भाई एक्स एक्सिस को कट करेगी ये 1/, भाई आप वाई एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो 1/h आएगा, और वाई कितना आएगा? 1/k। ये ठीक है, क्लियर है भाई? बोलो भाई, सभी को क्लियर है क्या किया हमने? यस सर। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट पता लग गए भाई, क्या क्या है हमारे, ए पॉइंट बी पॉइंट ऐसे आ गए, 1/h, 0, बी पॉइंट आ गया 0, 1/k। अब वो कह रहा है इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बता दो क्या होगा? जो मिड पॉइंट m है वो क्या होगा? 1/2h और 1/2k। ठीक है भाई, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मुझे 4 ऑप्शन में से चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो ये पॉइंट आया है, ये x, y तो होगा मिड पॉइंट, और इसका लोकस ढूंढना है हमें, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, ये जो x और y की वैल्यू है, इन 4 ऑप्शन में से पुट करके देख लेता हूँ किसमें ट्रू आ रहा है। क्लियर है सभी को? यस हो सर। जाएगा? ठीक है, तो लोकस इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई सर, इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी। हाँ बोलो। बिना ऑप्शन में पुट करे निकाल सकते हैं हम खुद एक अपने आप। अपने आप भी निकाल सकते हैं, पर उसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा, कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। अच्छा, ये सर्कल को देखकर आप जैसे बोल रहे हो कि हम क्या डायरेक्टली खुद निकाल सकते हैं, ये बोल रहे हो ना? यस सर। निकाल सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। मतलब भाई सर्कल दिया हुआ है ना हमें, सर्कल का रेडियस 1 है भाई, तो कोई भी पॉइंट कैसा मान ले सर्कल पर, cos थीटा sin थीटा मान ले। ठीक है भाई, यस सर। क्योंकि रेडियस 1 है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा cos थीटा sin थीटा। ये क्लियर है सभी को? r cos थीटा, r sin थीटा, बट r क्योंकि रेडियस 1 है सर्कल का, तो cos थीटा sin थीटा मान सकता हूँ। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x cos थीटा, y sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो फिर ये कहाँ पे कट करेगी? ए पॉइंट क्या आएगा? y एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, और x एक्सिस वाला पॉइंट क्या आएगा? x एक्सिस वाला पॉइंट में y0 पुट करोगे तो 1/cos यानी कि sec थीटा आएगा, और b पॉइंट आएगा वही 0 cos थीटा। ठीक है, अब अब क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट आएगा भाई sec थीटा डिवाइड बाई 2 cosec थीटा डिवाइड बाई 2 है ना? ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या करें? अब क्या करें भाई? ये हमारा पॉइंट आ गया, लेट से h कॉमा k आ गया, ये पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है, इसका लोकस हमें फाइंड करना है। तो h की वैल्यू आ रही है हमारी, क्या आ जाएगा? sec थीटा डिवाइड बाई 2, k की वैल्यू आ गई cosec थीटा डिवाइड बाई 2। तो भाई मैं यहाँ से कह सकता हूँ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा 1/2h, और sin थीटा की वैल्यू होगी 1/2k। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना? है कि नहीं भाई? यस सर। साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। हमें बेसिकली एक इक्वेशन बनानी थी है ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए कुछ रिलेशन ढूंढना था, ढूंढ लिया हमने। तो अब ऐसे कह दूंगा 1/2h का होल स्क्वायर, 1/2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या आएगा? 1/4 को रखो बाहर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, h स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आ रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स h स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस लिख दो इक्वल टू 0। ऐसी कुछ था क्या? ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी भाई। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मतलब थोड़ा सा पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे मैंने कराया नहीं है,
ज्यादातर क्वेश्चन मैं बिना पैरामीट्रिक फॉर्म की करता हूँ, कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पैरामीट्रिक फॉर्म बिना यूज करे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो कर तो लेंगे, लेकिन कई बार पैरामीट्रिक फॉर्म से थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अगर रेडियस 1 नहीं होता तो फिर मान लो √2 रेडियस होता तो √2 cos थीटा, √2 sin थीटा। ठीक है भाई? क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मतलब दो सर्कल दिए होंगे तो उनकी कॉमन टेंजेंट बतानी कितनी पॉसिबल होगी। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ, तो कंडीशन लेनी है, हमें केस लेने हैं अलग अलग। पहला केस है, मान लो सर्कल अलग अलग है ऐसे, मतलब एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, क्रॉस भी नहीं कर रहे, तो इसकी टेंजेंट कितनी बनेगी भाई? 2। नहीं नहीं, सोचो, और भी बनेगी। दो तो ये बनेगी, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 4। और पता है? हाँ हाँ, समझ गए? ऐसे भी तो बनेगी, समझ में आ गया? तो कितनी बनेगी नंबर ऑफ टेंजेंट्स? 4 बनेगी। 4 में से 2 डायरेक्ट हैं और दो डायरेक्ट बोल देते हैं, और जो मैंने टेढ़ी वाली बनाई है उनको ट्रांसवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है भाई? तो टोटल 4 बनेगी। ऐसे ही मान लो सर्कल फिर ऐसे हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होगी? क्योंकि पेपर में फिगर तो नहीं बना होगा भाई, पेपर में फिगर तो नहीं बना होगा ना, तो मुझे एक रिलेशन बनाना है कि कब लेना है ऐसा कि 4 कब बनेगी। तो मैंने देखा ये मान लो है C1, ये मान लो है C2, दो सेंटर है मेरे अलग अलग। अगर मैं कहूं कि C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है, C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 से क्या है, छोटा है या बड़ा है? बड़ा। बड़ा है ना भाई, रेडियस तो यहीं पर ही फिनिश होगी, R1 और R2, तो इन दोनों के सम से बड़ा है। तो अब आपको याद रहेगा ऐसे कि अगर दोनों के सेंटर मैं निकाल लूंगा, दोनों के सेंटर मतलब भाई दोनों के सर्कल की इक्वेशन देखकर मैं सेंटर एकदम समझ जाऊंगा कितना है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, C1 C2 आ गया। वो निकलने के बाद दोनों के रेडियस प्लस कर दूंगा, कंपेयर कर लूंगा, अगर C1 C2 से बड़ा है तो यही वाला फिगर होगा, और ये वाला फिगर है तो फिर मुझे पता है कि कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, 4 बनेगी। क्लियर सभी को? ठीक है, यस सर। मतलब मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह में वो शिफ्ट करके वैल्यूज मतलब ट्रांसपोज कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करके ये चेक करूँ कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं या टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो वो कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस मैं सेंटर देखकर और रेडियस देखकर बता सकता हूँ कि भाई सर्कल जो होंगे वो सेपरेटेड हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही 3-4 केसेस बनेंगे। तो पहले केस में समझ में आ गया, ऐसा होगा। सेकेंड, और क्या हो सकता है? सर्कल भी ऐसे हो सकते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हो सिर्फ, इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी बोलो? 3। 3। 1 2 3, और तो कोई नहीं बनेगी ना, बस हाँ 3 ही बनेगी भाई। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी हमारी? 3 बनेगी। और इसमें कंडीशन क्या लगाएं? कंडीशन तुम्हें पहले वाले को देखकर समझ में आ गया होगा अब कैसी कंडीशन होगी। C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस एग्जैक्टली R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो यानी समझ में आ जाएगा टच कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी सी बात देखकर मैं बता सकता हूँ कि सर्कल टच कर रहे हैं या टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ये हो गया हमारा दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है भाई? ऐसा हो सकता है कि भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। अब इसमें बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेगी? 2। 1 2, बस भाई, और तो कोई बनेगी नहीं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पे कितनी होंगी भाई? 2 होंगी। और इसमें कंडीशन बताओ क्या होगी? लेस देन। इस बार R1 प्लस R2 का सम तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ज्यादा होगा राइट, क्योंकि R1 है यहां से यहां तक और R2 है यहां से यहां तक। तो R1 प्लस R2 जो डिस्टेंस होगा वो C1 प्लस C2 से क्या होगा? ज्यादा होगा ना। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मैं R1 माइनस R2 से बात करूं उससे तो बड़ा होगा। और ये मॉड में रख दिया, मॉड में इसलिए रख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भाई किसका रेडियस बड़ा है। तो जो C1 से C2 तक का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो मैंने कह दिया मेरा जो डिस्टेंस है R1 प्लस R2 उससे तो छोटा होगा C1 C2 मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस, लेकिन C1 R1 माइनस R2 के मॉड से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है सभी को? बोलो भाई क्लियर?
यस सर। अच्छा, और क्या केस हो सकता है बताओ, और क्या केस हो सकता है? एक तो ये लिया हमने, और क्या केस बन सकता है? सर्कल के बीच में सर्कल। और डी, कैसे कैसे कैसे? सेंटर से। लेट्स, हाँ मतलब मैं अगर ऐसे लूं कि एक के अंदर दूसरा सर्कल इंस्क्राइब कर दूं पूरा का पूरा, है ना, ये कह रहे हो ना भाई, एक सर्कल यस लिया सर। और दूसरा सर्कल भी उसी के अंदर इंस्क्राइब कर दिया ऐसे, लेट्स से। और ये एक पॉइंट पे ऐसे टच कर रहा है। अब कंडीशन खुद जनरेट करो, बताओ क्या आएगा? वन कॉमन टेंजेंट। भाई ये C1 है मान लेते हैं, और C2 लेट से यहाँ पर है, बाहर भी हो सकता है, तो मैंने एक जनरल वैसे ही ले लिया। बताओ अब क्या करें? अब क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें? अब जो C1 C2 है डिस्टेंस, वो क्या होगा? C1 C2 प्लस R1 इक्वल टू R2। भाई अब जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के तो नहीं होगा इक्वल, छोटा भी पक्का होगा। हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक ये R2 है, यहाँ से यहाँ तक, और ये R1 है। तो जो C1 माइनस C2 है और C1 C2 है वो R2 माइनस R1 नहीं होगा, इक्वल होगा ना? तो या तो इसके इक्वल होगा या फिर R1 माइनस R2, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि कौन से वाला मतलब सर्कल कौन सा है और रेडियस कौन सा है। क्लियर है सभी को? यस। तो अगर सब्ट्रैक्ट करके इक्वल आ रहा है, मतलब अगर दोनों रेडियस का माइनस किया, जो आंसर आया बड़े में से छोटे को ऑब्वियसली माइनस करोगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके अगर आपका C1 C2 के इक्वल आ जाता है डिस्टेंस, तो फिर हम कह सकेंगे ऐसा वाला केस होगा। और इसमें कितनी बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स? वन। एक ही बनेगी भाई इसमें, था ना? क्लियर है सभी को? और लास्ट केस क्या होगा भाई? जब एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी? जब भाई कुछ ऐसे है, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल फंसा हुआ है। ठीक है भाई, इस केस में कंडीशन क्या लिखोगे? C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? R1 और R2 की टर्म्स में बताना है, मतलब उनके सम या डिफरेंस के टर्म्स में, कि उससे छोटा है, इक्वल है, बड़ा है, क्या होगा? क्योंकि हम रेडियस से कंपेयर कर रहे हैं, रेडियस के सम या डिफरेंस से। तो भाई C2 अगर इतना है तो ये पूरा का पूरा आपका R2 है, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा R2 है, और ये पूरा हमारा R1 है। तो इस बार R2 माइनस R1 जो है, R2 माइनस R1 वो ज्यादा है C1 C2 से, या इक्वल है, या कम है? बताओ भाई। R1 R2 ज्यादा है। नहीं, R1 R2 माइनस R1 ज्यादा है, राइट? ठीक कह रहे हो ना? यस। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर R1 बाहर तक छोड़ना चाहता। क्या क्या? R1 बाहर तक छोड़ना था। R1, अरे यार हाँ, मैंने भी कहा, मैंने बाहर कहाँ तक कर दिया। ठीक है, सिर्फ यहीं तक ही तो है भाई ये तो फिर तो इक्वल हो जाता है ना, यहाँ तक है। हाँ, तो R2 माइनस R1 का जो आ रहा है आंसर, वो इस बार बड़ा आएगा C1 C2 से। ठीक है भाई? अच्छा, मतलब R2 माइनस R1 भी हो सकता है, R1 माइनस R2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कौन सा सर्कल कौन सा है और कौन सा रेडियस कौन सा है। तो ऐसा कुछ 2-1 का चक्कर नहीं है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसमें कितनी बनेगी कॉमन टेंजेंट्स? 0। एक भी नहीं बन पाएगी। कैसे बनेगी? जो दोनों की कॉमन टेंजेंट हो, कॉमन की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी की भी बना दो, कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। क्लियर है सभी को? चलो अभी इसी पे क्वेश्चन आए, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि टेंजेंट बताओ, तो आप ये डिस्टेंस वाला लगाकर C1 C2 और R1 R2 कंपेयर करके बता दोगे भाई कौन से वाला फिगर है, और निकालोगे। लेकिन क्वेश्चन मान लो ऐसा इतना डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आया पेपर का, यही, इफ द सेंटर ऑफ, सॉरी, इफ द सर्कल, इफ द सर्कल्स, दो सर्कल दिए हुए, x² माइनस 6x प्लस y² प्लस 8 इक्वल टू 0,
और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस इक्वल टू दे दिया लेट्स से a। ये दो सर्कल दिए हुए हैं और कहा है कि a जो है वो भाई 0 से बड़ा है और कहा है सिर्फ टच करते हैं, टच ईच अदर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 2a बताना क्या है। पहले तो फिर वही भाई फिगर पे आ जाओ थोड़ा सा। पहले वाले का सेंटर पता लग रहा है कितना है भाई? -3 0। 3,0। -3 कौन बोल रहा है भाई? मेरा भी गलत करा दिया। 3,0 भाई, -3 क्यों बोल रहे हो भाई? x माइनस एच से कंपेयर करेंगे तो बेटा 3 होगा, क्लियर है? सर गलती से बोल दिया। हाँ गलती नहीं करती ना, पेपर में वही मिस्टेक हो जाएगी। C2 सेकंड वाला कितना है? y पर हो गए तो 0,4, ठीक है। पहले वाले का तो रेडियस भी पता है, पहले वाले का रेडियस भी लिख दो कितना है, ये तो प्रॉपर बन जाएगा सर्कल। कितना है वो पहले वाले का? जल्दी से बताओ कितना है पहले वाले का रेडियस? -9 प्लस 8 -1 को उधर लेके जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो रेडियस 1 ही होगा इसका, तो पता लग गया। R2 का कितना है जल्दी से? R2 का a की टर्म्स में आएगा, बता दो कितना है? y -4 का होल स्क्वायर करोगे, -16 करोगे, -16 प्लस 16 उड़ गया, a बचा, लेकिन a नहीं होगा, कितना होगा? √a होगा। इसमें भी गड़बड़ मत कर देना, a मत ले लेना। r का स्क्वायर R2 का स्क्वायर a है तो R2 तो √a होगा ना, क्लियर है भाई सभी को? यस बोलो भाई, ठीक है। अब ये बना लें एक बार, क्योंकि देखो ऐसे अगर मैंने बोला था फिगर नहीं बनाओगे ना क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तुम्हें करना क्या है। अब इसको देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि भाई लार्जेस्ट वैल्यू कैसे बताएं, कुछ मतलब लिंक ही नहीं कर पा रहे हम देखकर, पता ही नहीं लग रहा हूँ क्या रहा है, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा ऐसा तो देखकर डायरेक्टली क्या होगा। तो फिगर बनाया हमने, फिगर में क्या है भाई? सेंटर है 30 रेडियस 1, 30 रेडियस 1, ठीक है। ये पॉइंट होगा 2,0 4,0। ऑप्शन है इस क्वेश्चन में? नहीं यार, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू बोली थी, न्यूमेरिकल बेस्ड वैसे इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो 2a की बस डायरेक्ट वैल्यू बोली थी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया ना, ठीक और है। आंसर तो चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, चेक करते हैं। पहला हमने लिया, सेंटर लिया 3,0, ठीक है। और दूसरा सर्कल कैसा बनेगा? दूसरा सर्कल अच्छा तुम्हारा आंसर आ रहा है 4, और किसी का आंसर आया क्या, किसी का भी? नहीं, चलो ठीक है करते हैं। दूसरे वाला सर्कल का रेडियस सेंटर कितना है भाई? 0,4 और उसने कहा था कि a की 2a की लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब 2a की लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब है इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं a की लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, a की लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला रेडियस है R2 वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, यही मतलब है ना इसका? बोलो भाई। यस सर। ठीक है भाई, a 2a की मैक्सिमम वैल्यू, a की मैक्सिमम वैल्यू या √a की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक ही बात है सारी। तो मतलब इनडायरेक्टली, मतलब वो उसने ऐसे नहीं बोला, इनडायरेक्टली समझ में आ गया कि जो सेकंड वाला रेडियस है, जो 0,4 वाला सेंटर है जिसका, उसका सर्कल का रेडियस बड़े से बड़ा होना चाहिए। और कंडीशन क्या है? कंडीशन बस इतनी दी हुई है क्या, कि वो टच करने चाहिए एक दूसरे को। तो टच तो वही ऐसे करेगा, मतलब अगर मैं बनाऊं कैसे बनाऊंगा? ऐसे है ना, ये ठीक है? बताओ भाई, क्लियर है सभी को ये फिगर जो मैंने बनाया? यस सर। पर इस केस में मुझे एक बार क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भाई आराम से सोच लो, दो सर्कल जब टच करते हैं सिर्फ यही केस होता है या एक और केस हो सकता है? एक और भाई हो ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे वाला भी तो हो सकता था। अच्छा ऐसे अंदर तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है भाई, क्योंकि उसका उसने सेंटर दिया हुआ है, तो ये बात तो क्लियर है कि अगर सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो ऐसे वाला ही केस होगा। और केस भी हो सकता है क्या? आराम से सोच लो, क्योंकि उसने बोला है जो ए होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए 2a, तो यानी जो मैंने रेड वाला सर्कल बनाया इसका रेडियस इससे बड़ा बना सकता हूँ क्या? यस सर। कैसे बनेगा? येलो एनोटेट वाले कर लो, एनोटेट करके बताओ जल्दी से।
अगर येलो कर वाले सकते हो सर्कल को बाहर से टच करें। तो येलो वाले सर्कल को बाहर से, अच्छा ऐसे कह रहे हो तुम, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब कुछ ऐसे है ना, ठीक है भाई। मतलब मैंने थोड़ा फिगर ऐसे ही बना दिया अजीब सा, मतलब समझ में आ गया ना। 0 4 को सेंटर रखकर बाहर से, मतलब बेसिकली ऐसे है, रेड वाला सर्कल ऐसे है और जो दूसरा छोटे वाला सर्कल है वो ऐसा है। इसका सेंटर था 3 0, इस वाले का सेंटर है भाई 0 4। ये क्लियर है सभी को? बात समझ में आई भाई? क्योंकि इस वाले सर्कल से तो रेडियस बड़ा ही होगा इसका। अगर ऐसे होता, बाहर ऐसे टच करता बाहर से, तो इस वाले ग्रीन वाले सर्कल और रेड वाले सर्कल में रेड वाले सर्कल का रेडियस बड़ा होगा ना। ये बात क्लियर है सभी को? Yes. तो इसमें चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। अब किसी बच्चे ने बस क्या सोचा, ये सोचा ही नहीं, तो उसने रेड वाला सर्कल लेकर बहुत जल्दी से समझा और फिर अब वो क्या करेगा, ये निकाल देगा, रिलेशन बना देगा। भाई इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और इस रेडियस के हिसाब से आंसर निकाल देगा वो, ये कितना होगा। पर हमें समझ में आया कि भाई ज्यादा से बड़ा करना है तो ये वाला केस होगा जिसमें बड़े से बड़ा होगा। तो फिर तुम्हें समझ में आ गया कि बड़ा वाला जो रेडियस होगा वो इतना होगा ना भाई। अच्छा ये मैं कह सकता हूँ कि C1 C2 और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में होंगे, ऐसा बोल सकते हैं? ये तो थ्योरम लाइक 9th Yes. 10th में अगर थोड़ा सा सर्कल ढंग से पढ़ा तो ये बात आपको याद होगी कि जब इस तरह से टच करेंगे तो भाई ये जो C1 C2 और ये जो P पॉइंट है ये एक लाइन में होंगे बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करें। अब उसने क्या है कि 2a की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि जो C2 से लेकर P तक जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? वो तो रेडियस है ना, √a, क्लियर है? जो हमारा R2 था वो यही था ना, क्लियर है? अच्छा इसको, इस √a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, C1 से C2 प्लस R1, ये ठीक है भाई। ये आपका R1 है, पूरा आपका R2 है और ये C1 C2 है। तो इन तीनों में कनेक्शन अगर बनाए तो यही बनेगा ना, C1 C2 प्लस R1 इक्वल टू R2, ये क्लियर है भाई? Yes, sir. C1 C2 बता दो कितना आएगा। C1 C2 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 प्लस R1 भी पता है भाई कितना था। R1 था 1, यस तो √a आ गया भाई 5 + 1। यार √a की वैल्यू ही 6 आ रही है, a की वैल्यू 36, तो 2a कितना होगा भाई? नेगेटिव मार्किंग हो गई, 4 नंबर भी गए, माइनस भी हो गया, क्लियर है भाई? यस सर। तो यार बहुत क्या करा तुमने इसमें, तुमने तो मुझे फिगर भी सही बताया था भाई, ऐसा सर्कल बनाएंगे, फिर कहाँ गड़बड़ गई है तुमने? सर ये मतलब पहले मैंने आंसर छोटे वाले से निकाल लिया, के बाद में चला पता कि बड़ा हो सकता है। ध्यान से भाई, ध्यान से। अच्छा पहले तुमने पहले यही वाला लिया था? यस सर। हाँ देखा, गड़बड़ होगी ना। अच्छा उसमें तुम्हारा 5 आया, 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो √a की वैल्यू आई, पर तब भी 1 मिनट, 5 - 1, तब भी तुमने गड़बड़ कराया भाई, तब तुम्हारा √a 4 आया होगा ना, तब तुम्हारा √a की वैल्यू 4 आई थी ना, ये 2a की वैल्यू बताई थी तुमने। हाँ सर। है ना? तो यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दो, ऐसे नहीं पेपर में यही तो गड़बड़ है। 1 2 फॉर्मूले और लिख लो, नहीं तो 9 10th में सर्कल्स में ना ये क्वेश्चन, मतलब जो कहते हैं ना टफ क्वेश्चन सर्कल के, उनमें से था। बट अब ये याद कर लो, नहीं तो पेपर में निकाल नहीं पाओगे, डराइव नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा एक सर्कल ऐसा, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर निकालनी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है लेट्स से ऐसे, ये 2 सर्कल हैं, ये है हमारा लेट्स से पॉइंट P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है सेंटर 1, ये है सेंटर 2। तो फिगर कुछ ऐसे होगा, तुम्हें पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री होता है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि, और ये हमें पता है C1 C2, ये तो मैं निकाल लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, C1 से C2 तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब वो कह रहा है ये वाली लेंथ बताओ P1 P2 कितनी है।
अगर दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है तो दोनों के सेंटर निकल गए, C1 से C2 तक का डिस्टेंस भी निकल गया, R1 भी पता है आपको और R2 भी पता है। लेकिन अब निकालना क्या है, P1 P2 निकालना है। तो P1 P2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो क्या होता है अगर ऐसा फिगर है। तो P1 P2 का फॉर्मूला है भाई C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस 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 होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और अगर R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, पर स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये याद कर लो। लेकिन बताऊं कैसे आता है, आपको याद होगा 9th-10th में जब पढ़ते थे तुम, तो उसमें जब भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती थी तो बहुत टफ होता था, मतलब क्वेश्चन को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पता नहीं लगती थी कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डालकर ये जो मैंने बनाया लेट से M, तो C2 M P1 और P2 ये रेक्टेंगल बन चुका है, ये वाला ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अगर ये रेक्टेंगल है तो P1 M जो होगा वो R2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो M से लेकर C1 तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। और फिर पता क्या कर दिया हमने, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने C2 M निकाल दिया जो कि P1 P2 के इक्वल, और वो यही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, क्लियर है। अब अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है ये, तो ये सोचो ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, फिर हमने वो लेंथ निकाली P1 से M तक की क्या होगी, फिर ट्राइंगल लिया MC1 C2 राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या निकाला हमने, MC2 निकाला। और MC2 में कहूंगा रेक्टेंगल है तो P1 P2 के इक्वल होगा। तो ये बातें कनेक्ट करने में टाइम लगेगा ना, क्लियर है भाई। Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो मैंने तरीका भी बता दिया कि बाय चांस भाई क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ रहा है तो तुम्हें पता है कि हाँ भाई अब ऐसे कर सकते हैं। तो होता है ना कि मतलब थोड़ा सा प्रूफ भी अगर पता हो कि हाँ भाई कैसे आएगा तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। किसी और क्वेश्चन हो सकता है ये वाला लॉजिक लगना हो और तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला ना लग रहा हो, ठीक है। बट इसके लिए तो लर्न ही कर लो, ये तो मतलब टिपिकल क्वेश्चन है ना कि भाई पूछते हैं तो पता ही होना चाहिए डायरेक्टली, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। टेंजेंट की इक्वेशन लर्न ही कर लो, जब सॉल्व करके वही आनी है फॉर्म में तो लर्न ही कर लो ना, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि एडवांस वगैरह में कोई क्वेश्चन आ गया या जेई मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया बड़ा टफ सा आ गया, तो फिर वो क्या करते हैं कि पता लग गया कि भाई ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस था इसका, तो उन्होंने क्या करा एक जनरलाइज केस बना दिया कि कभी इन फ्यूचर आता है तो बच्चे रट लें भाई इतना बड़ा करने की जरूरत ना पड़े। तो फिर वो फॉर्मूला की टाइप बना देते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई देखो ऐसे है तो ऐसा जनरल केस है तो ऐसे करना है लर्न, ठीक है। पर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर ही लो। और अगर ऐसा हो ऐसे वाली टेंजेंट हो ट्रांसफर्स वाली, इसकी लेंथ निकालनी है भाई P1 P2। अब इसमें रेडियस होगा ऐसे, इसमें रेडियस है ये वाला, R1 मान के चल रहा हूँ R2 से बड़ा है, तो इस केस में जो P1 P2 की वैल्यू आएगी वो याद रख लो क्या आएगी, रूट कुछ मामला सेम सा ही है, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटी देख लो, माइनस है यहाँ पर माइनस करा, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, बस तो बाहर माइनस से चल रहा है, क्लियर है भाई, ठीक है। क्लियर है भाई। Yes, sir. सर्कल और नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, घूम जाओगे। अच्छा कुछ अभी जो क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी 2022 वाली शिफ्ट में दोनों में, तो अलग अलग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बताना। अच्छा मैथमेटिकल रीजनिंग सभी को आता है, किसी का पेपर में आया था मैथमेटिकल रीजनिंग का भाई? यस सर। एक बार हाथ उठाना जिस दिन का मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। 4-5 बच्चों का आया था, ठीक है हैंड डाउन कर लो, बताना यही आया था क्या, हो सकता है किसी और शिफ्ट में आया क्वेश्चन था। क्या था, हाँ क्वेश्चन था से ऐसा दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट थी लेट्स से T1 कुछ ऐसी, नेगेशन P implies नेगेशन Q, और T2 स्टेटमेंट थी P इंटरसेक्शन नेगेशन Q इंटरसेक्शन नेगेशन P और यूनियन Q ऐसा। और कहा है कि इफ
P implies negation P union Q is false। वो कह रहा है कि ये false है, पता है। देन ऑप्शन दिए हुए थे कुछ कि भाई जो T1 T2 है वो दोनों के दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसा कुछ आया था किसी का? यस सर। कर लिया था ये? नो सर, इस टाइप का कभी भी नहीं किया था। अब मैंने क्या बोला था, कई बार पता है क्या होता है, मैंने भी तुम्हें लास्ट जब मैं पढ़ा रहा था तब भी बोला था मैंने कहा था यार जो इजी चैप्टर्स है ना उनको बहुत अच्छी तरह से करो, चाहे आपको 2 दिन लग जाए, 2 दिन लगा दो, एक चैप्टर में लगा दो 2 दिन, यार 4 नंबर पक्के तो हो जाएंगे। अब मैंने क्या करा, मैंने भाई सोचा मैटर्स डिटरमिनेंट, ये जो चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैट्स सर ने पढ़ाया, मैंने समझ लिया, निकाल के देखे थे, निकल रहे थे, बस मैंने क्या करा, छोड़ दिया और मैंने कहा यार इजी, अब दूसरों पे चैप्टर पर फोकस करूँ। अब क्या हुआ, इस चैप्टर को मैंने लाइक होता ना 100% दिया ही नहीं, मतलब मैंने तो बस ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ आ गया, अब तो भाई समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आया और अटक गए हम, अब आ नहीं रहे। बेटा अच्छी तरह से करो, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चैप्टर में, उसको अच्छी तरह से करो, उसको ऐसे रूल आउट मत करो कि तो बहुत इजी चैप्टर था छोड़ दिया भाई, फ्री के नंबर है भाई। सर हमें भी चलो आया था, बताओ, चलो बताओ, है आया था? हमें भी आया था सेंटेंस का क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन इजी था, बट उसके जो ऑप्शन थे वो कंफ्यूजिंग थे, बट तुक्के से हो गया, ठीक तो। हाँ तो थोड़ा सा तो बनाएगा ना यार, मतलब चैप्टर इजी है तो कुछ तो बनाएगा ना ऐसा। तो ऐसा ही है, मान लो इसमें वो कह रहा है T1 T2 के बारे में, तो याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या था, दोनों ट्रू थे, एक ट्रू था एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे के दोनों फॉल्स, तो कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। बट T1 T2 बताना है कि दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। अब क्वेश्चन को देख के ना कंफ्यूज तो हो गए हम कि बोल क्या रहा है भाई। वो कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है, मतलब ये वाला जो है इसका फॉल्स है आंसर। अब पी क्यू पहली बात 2 चीजें हैं, तो आपको पता है ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, बनाओगे है ना, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे कैसे करोगे, पी क्यू टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अच्छा क्या निकालना है, ये कह रहा है नेगेशन पी निकाल दो भाई, क्या आएगा नेगेशन पी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और यूनियन करना है क्यू के साथ, नेगेशन पी यूनियन क्यू करना है, क्या आएगा भाई? भाई यूनियन में याद है ना क्या होता था, यूनियन में जब दोनों फॉल्स होते थे सिर्फ तभी फॉल्स होता था, बाकी सारे ट्रू होते थे, तो क्या आएगा? अच्छा एक मिनट, नेगेशन पी कर दिया ना मैं, हाँ बताओ क्या आएगा पहले वाला, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये ठीक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, पी इंप्लाइज नेगेशन पी, यही जो हमारे आंसर निकाला है इसका निकालना है, क्या आएगा इसका बता दो। इंप्लाइज वाले में क्या होता था, इंप्लाइज वाले में सिर्फ एक फॉल्स आता था, कौन सा बताएगा कोई? तो जब फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स। जब एक ट्रू और दूसरा फॉल्स होता था सिर्फ तब फॉल्स आता था, बाकी सारे ट्रू, तो यानी कि पी से ये इंप्लाइज ये वाला निकालना है, तो भाई ट्रू 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 आएगा, फॉल्स आएगा ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू आएगा, ये ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। और वो कह रहा है कि ये फॉल्स है, वो कह रहा है ये जो आंसर है ये फॉल्स है, तो मुझे ये बात समझ में आती है भाई, अगर ये आंसर फॉल्स आ रहा है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, पी इंप्लाइज नेगेशन पी यूनियन क्यू। अब अगर वो कह रहा है इसका आंसर फॉल्स है, तो भाई इसका आंसर फॉल्स सिर्फ एक ही बार आता है, कोई एम्बिगिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं कि पी और क्यू क्या होंगे, मुझे पता है कि भाई ये वाला ट्रू होगा जब, और ये वाला पूरा का पूरा जब फॉल्स होगा तभी फॉल्स आएगा, ये क्लियर है? ये ठीक है? Yes. तो बेसिकली मुझे ये देखना था कि P और Q जो है उनकी ट्रुथ वैल्यूज जो है वो क्या होगी, तो P के बारे में तो कंफर्म हो गया, P के बारे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि P पक्का है, क्या होगा भाई, ट्रू वाली वैल्यू होगी इसकी, ट्रुथ टेबल जो होगी उसमें वैल्यू क्या होगी उसकी, ट्रू होगी, P पता लग गया। निकालना क्या है, Q निकालना है कि Q ट्रू है या फॉल्स है, और अगर Q निकल गया, जब P और Q निकल गया तो वो कुछ भी पूछ ले निकाल लोगे ना, फिर तो ये जो T1 और T2 है, ये जो स्टेटमेंट है, इनको मैं इवेल्युएट कर लूंगा कि T1 क्या आ रहा है और T2 क्या आ रहा है, और सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें बस अभी ये करना है। अब कोई बताएगा Q की वैल्यू कितनी है, इससे बताएगा कोई कि ये पूरा का पूरा फॉल्स लिखा हुआ है, नेगेशन P यूनियन Q फॉल्स लिखा हुआ है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, पहले वाले को देखकर पता लग गया कि भाई P तो ट्रू ही होगा पक्का, ये कंफर्म हो चुका है। फॉल्स। क्या So false. क्यू की वैल्यू। Q की वैल्यू फॉल्स होगी, क्योंकि भाई नेगेशन P लिखा है, तो नेगेशन P मतलब यहाँ पर है फॉल्स, फॉल्स फॉल्स के साथ यूनियन कर रहे हैं Q, और आंसर आ रहा है फॉल्स। तो यूनियन में मुझे पता है फॉल्स एक ही बार आता था, इसमें भी कोई 2 केस नहीं बनेंगे, मतलब
जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक निकलेंगी, यूनिक वैल्यूज निकलेंगी, मतलब ऐसे नहीं निकलेगा कि पी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, क्यू की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो फॉल्स के साथ यूनियन करने पर फॉल्स सिर्फ तभी आता है जब क्यू फॉल्स होगा भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बता दो मुझे, अगर पी और क्यू पता लग गया अब हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब अब मुझे तो कराने की जरूरत ही नहीं है ना, T1 T2 तुम इवैल्यूएट कर ही लोगे ना, क्लियर है भाई? Yes. तो क्वेश्चन इजी था या टफ था पहले बताओ? इजी। इजी था, लेकिन अब पढ़ेंगे ना जब पेपर में आता है, एक तो पहले से नर्वस होते हैं, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, हमें तो लग रहा था बहुत इजी इजी है, हमने कर लिया था, ट्रूथ टेबल बनाते हैं और आंसर निकला था, तो थोड़ा बहुत वो घुमा देता है क्वेश्चन में, मतलब इतना सिंपल सा नहीं बोलेगा कि भाई इसकी वैल्यू ही बताओ क्या है। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने जब पढ़ाया था तो मैं तो वैल्यूज वगैरह निकाल के मैच कर लेते थे हम, और कुछ में मैंने एक ट्रिक वाला मेथड भी बताया था, एक चीट मेथड, कि वेन डायग्राम बनाकर हम थोड़ा सा समझ लेते थे कि कहाँ क्या होगा, है ना। तो भाई ये चैप्टर अगर नहीं करा तो कर लो यार, ठीक है, अच्छी तरह से, क्लियर है? Yes, sir. तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बट वो होता है ना कई बार थोड़ा सा घुमा देता है, और पेपर में हम पहले से नर्वस होते हैं, तो हमें देख कर ना कई बार माइंड चलता ही नहीं है घबराहट में कि भाई क्या बोल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ये टी और ये कह रहा है फॉल्स है, हम तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाते थे, ये कह रहा है फॉल्स है। पहली बात तो किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके समझा करो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन एकदम पढ़ा और उस पर लाइक कंक्लूड करने लगे भाई क्या होगा, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा एरिया तुम्हारा बेटा क्वेश्चन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, क्वेश्चन बोलो क्या रूट लिखा है बेटा? रूट, रूट के आगे तुमने सिग्नल फंक्शन, यस सर सिग्नल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ, हाँ ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस ax, प्लस 1 ठीक है। अपॉन कोट रूट में ही है वो इनवर्स। जो अपॉन में लिखा हुआ है, नो सर। जो बाहर है ऐसे, यस सर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस। ए, यस सर। सर इसमें क्या पूछा है? फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और बताना है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए। कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, ऑन आर, और क्या बताना है? नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए। रेंज ऑफ ए में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज बतानी है ना, यस नंबर बताने की कितने होंगे ना। यस सर। तो भाई पहले तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूस बोला है कि ऑन एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि कॉट इनवर्स का भाई डोमेन क्या होता था याद है? दिस कैन बिलोंग एनी रियल नंबर पे, है ना, ठीक है। लेकिन डिवाइड में लिखा हुआ है, एक मिनट, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो फिर भाई जो कॉट इनवर्स अगर डिवाइड में लिखा है तो इसकी वैल्यू तो जीरो भी आ जाती थी, राइट, याद है? जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाता था ना। ये इसी वाली शिफ्ट में आता है, पेपर में आता है तुम्हारे? नो सर। अच्छा वैसे रैंडम क्वेश्चन है, यस नोट डाउन कर लो भी सारे, एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है ऑन एवरी, मतलब एवरी रियल नंबर। अच्छा फिर बोला है कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज बतानी है इन द रेंज ऑफ, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया भाई क्वेश्चन? Yes. Yes. ठीक है, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। एंड जो मैंने चैप्टर बोले हैं ना, लाइक जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर आपको लगता है इजी है, हमारा प्रिपेयर्ड है यार, उसे अच्छी तरह से खत्म करो, मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट भूल रहे हो कि बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब चाहे एक दो दिन लग जाए, पर ऐसा करो यार वो कम से कम 4 नंबर, लाइक जो एक चैप्टर पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन आते हैं जैसे, तो वो कंफर्म हो जाए कि हाँ आएंगे भाई, पक्का अच्छी तरह से हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर लग रहा है किसी को मैथमेटिक्स रीजनिंग स्टैट्स ढंग से नहीं हुआ बेटा, कर लो उसे, मैटर स्टेटमेंट ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि कम से कम टाइम में हो जाते हैं चैप्टर ऐसे, ठीक है। चलो यस थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir.